क्या इस लेक्चर में हम एपरेंट पावर और पावर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर पिछले सेक्शंस को थोड़ा रिवाइज कर लें तो हमने ये देखा था कि अगर जो वोल्टेज है हमारे पास साइनोसॉइडल, उसको अगर हम वी एम कास ओमेगा टी प्लस थीटा वी से रिप्रेजेंट करें, और इसी तरह करंट को, साइनोसॉइडल करंट को हम आई एम कास ओमेगा टी प्लस थीटा आई के साथ अगर रिप्रेजेंट करें और उनको फेजर फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं कि V इज़ इक्वल टू वी एम थीटा वी और I इज़ इक्वल टू आई एम थीटा आई। तो जो एवरेज पावर का हमने फार्मूला निकाला था वो था हमारे पास 1/2 वी एम आई एम कास ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। और फिर इसी एवरेज पावर को जब हमने आर एम एस में रिप्रेजेंट किया था तो 2 को हमने √2 इंटू √2 करके फिर वी एम और आई एम को हमने आर एम एस में कन्वर्ट किया था। तो जो एपरेंट पावर है वो एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट का, जब हम उनको आरएमएस वैल्यू में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एपरेंट पावर। और ये जो कास थीटा वी माइनस थीटा आई है उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। तो जो एवरेज पावर है वो एक्चुअली हम उसमें जो चीज़ें हैं उनको हम ब्रेक कर रहे हैं कि ये कास ऑफ थीटा थीटा वी माइनस थीटा आई, इसको हम कह रहे हैं कि ये पावर फैक्टर है, और वी आर एम एस और आई आर एम एस इसको हम कह रहे हैं एपरेंट पावर है। तो एवरेज पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर। तो एपरेंट पावर को हम यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एस इज़ इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो वही जो है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपरेंट पावर जो है हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट है टू टर्म्स का। एवरेज पावर जो है प्रोडक्ट है टू टर्म्स का, एक एपरेंट पावर है, दूसरा जो है हमारे पास cos थीटा वी माइनस थीटा आई जिसको हम पावर फैक्टर कह रहे हैं। अच्छा, अब एपरेंट पावर जो है हम इसका इसका जो यूनिट हम यूज़ करेंगे वोल्ट एम्पियर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एपरेंट पावर कह रहे हैं कि प्रोडक्ट है वी आर एम एस और आई आर एम एस का। तो उसको जो है मतलब थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है हम इसका यूनिट वोल्टेज और करंट के फॉर्म में, क्योंकि ये है तो फिर हम इसका वोल्ट एम्पियर यूनिट यहाँ पे एपरेंट पावर का यूज़ करेंगे। और जो एवरेज पावर है उसको, एवरेज पावर को हम रियल पावर भी कहते हैं, तो उसको जो है हम वाट्स में मेजर करते हैं। अच्छा, अब जो यहाँ पे जो पावर फैक्टर है अगर हम वो देखें तो फिर वो जो है रेशो है हमारा एवरेज पावर का और एपरेंट पावर का। तो क्योंकि ऊपर भी पावर है नीचे भी पावर है तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अच्छा, अब पावर फैक्टर जो है हमारे पास कास थीटा वी माइनस थीटा आई, तो उसकी जो कास की जो एंगल है उसको हम पावर फैक्टर एंगल भी कहते हैं। और वो जो है पावर फैक्टर एंगल हम जहाँ पे जिस एलिमेंट पे पावर मेजर कर रहे हैं, वो चाहे लोड हो या कुछ भी हो, तो उस लोड से या एलिमेंट के इम्पीडेंस से भी जो है हम ये एंगल जो है पावर फैक्टर की एंगल निकाल सकते हैं। जैसे अब इम्पीडेंस है वी ओवर आई, तो अगर उस एलिमेंट पे अगर हमारे पास वोल्टेज वी है और करंट आई है, तो उसको हम वी एम थीटा वी और आई एम थीटा आई के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जब ये थीटा आई ऊपर जाएगा तो थीटा वी माइनस थीटा आई बन जाएगा। तो ये एक्चुअली जो हमारे पास पावर फैक्टर में कास ऑफ एंगल है तो वो यही है थीटा वी माइनस थीटा आई। तो वो एंगल जो पावर फैक्टर की एंगल है वो हम इम्पीडेंस से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब वी आर एम एस से भी जो है हम, और आई आर एम एस को यूज़ करके भी जो है हम ये पावर फैक्टर की एंगल निकाल सकते हैं। अब वी आर एम एस जैसे बताया हमें कि अगर हम
जो है वोल्टेज को √2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास VRMS बन जाएगी। तो इस वोल्टेज को हम फिर जो है एम्पलीट्यूड और एंगल के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो VRMS एंगल थीटा V बन जाएगा। इसी तरह करंट को भी जो है हम IRMS एंगल थीटा I के फॉर्म में लिखेंगे। और फिर उसके बाद जब हम इम्पीडेंस को RMS के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे कि VRMS डिवाइडेड बाय IRMS, तो अगेन हमारे पास थीटा V माइनस थीटा I ही बनेगा। तो वोल्टेज को हम RMS के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या सिंपली उसका जो है मैग्नीट्यूड हो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तब भी जो है हमारे पास एंगल सेम आएगी। तो पावर फैक्टर की एंगल हम वोल्टेज और करंट चाहे RMS वैल्यूज़ में हो या सिंपली मैग्नीट्यूड हो उनका, तब भी जो है मैग्नीट्यूड और एंगल हो, तब भी जो है हम पावर फैक्टर की एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा V माइनस थीटा I। मतलब वहाँ पे जो इम्पीडेंस की एंगल होगी वही हमारी पावर फैक्टर की एंगल होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, पावर फैक्टर इज़ द कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इट इज़ आल्सो द कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ लोड इम्पीडेंस के मतलब उस लोड की लोड पे जो मतलब जो लोड का जो इम्पीडेंस है उसकी जो एंगल बन रही है उसका अगर हम कोसाइन फाइंड आउट करेंगे तो वो भी एक्चुअली पावर फैक्टर ही है। अच्छा, पावर फैक्टर में जो हमारे पास एंगल है वो अगर 0 डिग्री है तो उसका मतलब ये होगा कि थीटा V और थीटा I में जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो पावर फैक्टर की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, क्योंकि कास ऑफ 0 हमारे पास 1 होगा। और जब पावर फैक्टर 1 होगा तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो लोड है वो प्योरली रेजिस्टिव लोड है, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टिव लोड में ही जो है वोल्टेज और करंट में जो फेज एंगल होती है वो 0 डिग्री होती है। अच्छा, अब एक तो पावर फैक्टर 1 आ सकता है, मिनिमम जो पावर फैक्टर आ सकता है वो 0 आ सकता है कि जब हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड होगा। उस वक्त हमारे पास जो एंगल होगी वो मतलब ±90 डिग्री हो सकती है। कि अगर हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव लोड होगा तो उस वक्त हमारे पास एंगल जो है -90 डिग्री होगी, और अगर प्योरली इंडक्टिव लोड होगा तो उस वक्त हमारे पास एंगल जो है +90 डिग्री होगी। तो पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर की जो रेंज है वो 0 और 1 है। 0 से लेके 1 तक जो है पावर फैक्टर की वैल्यू आ सकती है। अच्छा, अब इसी में से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पावर फैक्टर जो है इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम केसेस पावर फैक्टर इज सेड टू बी लीडिंग और लैगिंग। ठीक है, जब पावर फैक्टर 1 है तो वहाँ पे तो लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब पावर फैक्टर जो है 1 से नीचे जाएगा तो पावर फैक्टर जैसे ही 1 से नीचे जाएगा 0 की तरफ, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास वहाँ पे जो इम्पीडेंस है उसमें रिएक्टिव कंपोनेंट भी है। तो अब लीडिंग और लैगिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पावर फैक्टर की एंगल से पता चल सकता है। अब 0 और 1 से हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मतलब 0 और 1 के दरमियान अगर हमें कोई पावर फैक्टर की वैल्यू गिवन है तो वहाँ से बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि जो है पावर फैक्टर लीडिंग है या लैगिंग है। ये हमें पता चलेगा एंगल से। कि एंगल अगर हमारी नेगेटिव होगी कास की तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है करंट लीड कर रहा है और वो वहाँ पे जो है पावर फैक्टर जो है लीडिंग होगा। और अगर एंगल हमारी पॉजिटिव होगी तो करंट वहाँ पे लैग करेगा, तो फिर हम ये कहेंगे कि पावर फैक्टर इज़ लैगिंग।
तो लैगिंग का मतलब यही है कि पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब यही है कि करंट जो है वहाँ पे लैग कर रहा है वोल्टेज से, और वो जो है इंडक्टिव, वहाँ पे इंडक्टिव लोड है हमारे पास। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सीरीज़ कनेक्टेड लोड ड्रॉज अ करंट, कि मतलब हमारे पास एक वोल्टेज जो है, वोल्टेज जो जा रही है, एक लोड हमारे पास है, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारे पास आई ऑफ टी इज़ इक्वल टू 4 cos ऑफ 100/t + 10 डिग्री है। तो ये करंट फ्लो कर रहा है सीरीज़ कनेक्टेड लोड से, और जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वी ऑफ टी, अच्छा सीरीज़ कनेक्टेड मतलब वोल्टेज सोर्स के साथ ये जो लोड है वो सीरीज़ में है, तो सारी की सारी वोल्टेज वो उसी लोड पे भी जाएगी, और जब ये लोड कनेक्टेड है तो उस वक्त ये करंट जो है सर्किट में फ़्लो कर रहा है। अब कह रहा है कि एपरेंट पावर फाइंड आउट करें, पावर फैक्टर फाइंड आउट करें, और ये भी जो है बताएं कि जो लोड है हमारे पास वो क्या है, उसकी वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन करंट और वोल्टेज गिवन है, तो हम फिर इसके जो है हेल्प से हम लोड फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो लोड क्या है जिसकी वजह से ये करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब एपरेंट पावर फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वी आर एम एस और आई आर एम एस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो अब वी आर एम एस जो है हमारा बराबर होता है वी एम डिवाइडेड बाय √2, और आई आर एम एस बराबर होता है आई एम डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ पे वी एम जो है 120 है, आई एम जो है 4 है, वो हमने यहाँ पे रखा है, और फिर जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 240 वोल्ट एम्पियर आ गया। एपरेंट पावर का यूनिट हमेशा हम वोल्ट एम्पियर में शो करेंगे, वाट में शो नहीं करेंगे। और पावर फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो इनकी एंगल्स हैं थीटा वी और थीटा आई हमारे पास 10 है, और थीटा वी जो है -20 है, तो थीटा वी माइनस थीटा आई यहाँ पे रखेंगे कास कास, फिर उसका फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 0.866 वैल्यू आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये लीडिंग हमने क्यों लिखा है, मैंने कहा था कि यहाँ से नहीं पता चलेगा 0.866 से, लेकिन हम अगर एंगल को देखें तो टोटल जो एंगल हमारी बन रही है वो नेगेटिव बन रही है। एंगल जब नेगेटिव बन रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे करंट लीड कर रहा है। तो ये फिर अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है पावर फैक्टर इज लीडिंग बिकॉज करंट लीड्स दी वोल्टेज। अच्छा, अब ये पावर फैक्टर कह रहा है कि हम एम्पीडेंस से भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस सर्किट का जो है हमें क्वेश्चन में ये भी था कि फाइंड आउट करें कि वो एलिमेंट्स कौन से हैं, या एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इम्पीडेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इम्पीडेंस जो है उससे ही जो है हमारे एलिमेंट्स ये बनेंगे। तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू वी ओवर आई, तो हम वोल्टेज जो हमें गिवन है 120 विद द एंगल ऑफ -20, और करंट जो है 4 विद द एंगल ऑफ 10, तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो है इम्पीडेंस आ रहा है। अब इम्पीडेंस से जो 25.98 है, ये जो है हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और जो ये है हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से हम फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमारे दोनों कंपोनेंट्स वहाँ पे बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो पावर फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ था कि पावर फैक्टर कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोड इम्पीडेंस, तो यहाँ पे पावर फैक्टर हम लोड इम्पीडेंस की एंगल से फाइंड आउट कर रहे हैं। लोड इम्पीडेंस की जो एंगल है -30 है, वो हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, तो अभी भी जो है वो सेम ही पावर फैक्टर हमें मिल रहा है 0.866। अच्छा, अब जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है यहाँ पे ये जो चीज़ मिली हुई है, ये जो है हमारे पास एम्पीडेंस है रिएक्टिव पार्ट का। तो
अब ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये एक्चुअली में हमारे पास जो इम्पीडेंस है ये कैपेसिटर की वजह से। तो हमें पता है कि कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस होता है वो होता है बराबर 1/J⍵C, जो कि अब यहाँ पे बराबर है हमारे सर्किट में -J15 के। ठीक है, तो J अगर जो है हमारी यहाँ पे जो J है वो अगर इधर चली जाए तो J -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/1 जो है ⍵C बराबर है 15 के। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1/ω⍵C इज़ इक्वल टू 15, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे भी। तो C अगर हम दूसरी साइड पे लेके जाएं और 15 यहाँ पे नीचे ले आएँ तो हमें C की यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है 212.2 माइक्रो फेराड। और ओमेगा की वैल्यू हम सर्किट से यहाँ से लेंगे, जो कि हमारे पास है 100 पाई। अब इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इस सर्किट का जो है पावर फैक्टर एंटायर सर्किट का फाइंड आउट करें, कि मतलब पहले हमें इस सर्किट को सिंपलीफाई करना होगा, इसकी इम्पीडेंस को टोटल इम्पीडेंस को जो है एक इम्पीडेंस में सिंपल इम्पीडेंस में चेंज करना होगा, सीरीज़ और पैरेलल को सॉल्व करना होगा। ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि इस सोर्स से कितना पावर जो है इस सर्किट को मिल रहा है, एवरेज पावर, वो भी जो है फाइंड आउट करें। तो पहले हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए -J2 और 4 ओहम को हम पैरेलल में सॉल्व कर रहे हैं, और फिर उसके साथ 6 जो है सीरीज़ में ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास सर्किट का टोटल इम्पीडेंस आ जाएगा। तो अब इम्पीडेंस जब आ गया तो इम्पीडेंस में जो एंगल आ रही है उसी में से जो है हम पावर फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये एंगल नेगेटिव है, तो वहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ पे जो है पावर फैक्टर लीडिंग है। अच्छा, अब हम जो है इस सर्किट का यहाँ पे करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, I RMS इज़ इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय जो सर्किट का हमने Z फाइंड आउट किया है। अच्छा, अब IRMS क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि हमें पावर चाहिए, दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। एक एवरेज पावर जो ये सोर्स इस सर्किट को प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा हमें पावर फैक्टर फाइंड आउट करना था, वो हमने कर लिया है। तो अब IRMS इस वजह से फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमें जो वोल्टेज सोर्स वोल्टेज गिवन है वो VRMS के टर्म्स में गिवन है। तो VRMS और IRMS का जो रेशो होगा वो इम्पीडेंस के बराबर होगा, तो वहीं से जो है हम IRMS लिख रहे हैं कि इक्वल है VRMS डिवाइडेड बाय Z। तो VRMS का वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 30 विद द एंगल ऑफ 0, और Z हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें IRMS मिल जाएगा। तो अब पावर, एवरेज पावर का ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास एपरेंट पावर और पावर फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एवरेज पावर मिलता है। तो एपरेंट पावर VRMS और IRMS की प्रोडक्ट के बराबर है, और फिर पावर फैक्टर भी उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एवरेज पावर मिल जाएगा। तो VRMS हमने 30 रखा, और IRMS हमने जो अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो हमने रखा, और पावर फैक्टर हमने फाइंड आउट किया है 0.9734। तो अब यहाँ पे एवरेज पावर जो है हमारे पास 125 वाट आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है दूसरी तरह पावर फाइंड आउट करने का भी तरीका है कि हमारे पास जो इम्पीडेंस आ गया है उसमें एक हमारे पास रेजिस्टिव पार्ट है, दूसरा जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला पार्ट है। तो इसमें तो जो है हमारे पास पावर जो है ज़ीरो एब्जॉर्ब होगा, तो हम सिर्फ जो है रेजिस्टिव पार्ट कंसीडर करें तो उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है IRMS और फिर R, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जो है हमें पावर सेम मिलेगा, कि सारा पावर जो है इस रेजिस्टिव पार्ट में एब्जॉर्ब होगा।